हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पीवाईक्यू सीरीज। बोर्ड के एग्जाम बहुत करीब होने की वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने आ चुकी है, जहां पर हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और उसके बाद वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बड़ी खास क्लास आपके लिए है। क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th के बच्चों के लिए स्टार्ट करें, जहां पर हम कुछ एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके बीच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है और इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। तो जरा गौर से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है। इस पीवाईक्यू सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस, मतलब कौन सा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, ये आपको पता करना है। तो जरा पता करके बताइए, खटाखट आप जरा हमारे साथ में करते रहें और जो भी सही आंसर आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एबीसीडी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। क्या लगता है, ए सही है, बी, सी, डी? जरा देखिए, मुझे लगता है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप देखिए, आपको आंसर मिल गया कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट से CO प्लस CO2 बन रहा है और ये करेक्ट आंसर है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर अ केमिकल रिएक्शन। कहा गया कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या हो सकती है। जरा ऑप्शंस पढ़िए आप और देखिए कि कौन सा कंडीशन सबसे ज्यादा नेसेसरी है। तो पहला आपको बताया गया कि क्या टेम्परेचर और प्रेशर का कोई ऐसा केस होना चाहिए, या फिर रिएक्टेंट्स फिक्स्ड क्वांटिटी में होने चाहिए, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। और ऑल ऑफ द अबव का मतलब क्या सारे सही है? नहीं, सारे सही नहीं है। हमारे हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, यानी कि यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। क्या ये सही है? तो आइए देखते हैं क्या ये सही है। तो हाँ, उसके बाद हम ऑप्शन में यहां पर क्या पा रहे हैं कि क्या ये सही है। तो आंसर सी विल बी करेक्ट। इसका मतलब कि आपका ये सही आंसर है। क्यों? क्योंकि हमेशा हमेशा रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। What are the reaction in which substance or substances undergo change to produce new substance with new property? कहा गया उस रिएक्शन का नाम बताइए जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है लेकिन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती है नई प्रॉपर्टी के साथ। तो क्या वो बायोकेमिकल है, क्या वो न्यूक्लियर रिएक्शन है, क्या वो फिजिकल रिएक्शन है, या फिर केमिकल रिएक्शन है? तो इसका सही जवाब होगा कि वह एक केमिकल रिएक्शन है। क्या होगा? वह एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसका सही जवाब क्या आएगा बेटा कि वह एक केमिकल रिएक्शन है। क्या ये सही आंसर है? तो आंसर नंबर डी विल बी करेक्ट बिकॉज इट इज अ केमिकल रिएक्शन। और आपको ये डी वाला ऑप्शन मिल गया, इसका मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं, इन विच रिएक्शन इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिस्प्लेड बाय अनदर एटम। मतलब वह कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर कोई एटम किसी दूसरे एटम को, या कोई मॉलिक्यूल, कोई ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा हो। तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये सिंपल सा है, इसमें कोई इसमें बड़ा सोचने का विषय नहीं है। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो इसका सही जवाब आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद अगले नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच रिएक्शन डू टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं किसी नए कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। तो आप देख पा रहे हैं वो कौन सा रिएक्शन है। वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, या डिस्प्लेसमेंट, सिंथेसिस, या डीकंपोजिशन? क्या आंसर होगा? सोच के बताइए, कमेंट करिए आंसर को। आप देख पा रहे हैं उसका सही जवाब होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में ही आयंस का एक्सचेंज होता है। इन विच रिएक्शन डज अ सॉलिड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी सॉल्यूशन से सेपरेट किया जा रहा है। तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन है, रिडॉक्स है, या फिर प्रेसिपिटेशन है, या फिर सारे ऐसे हैं। तो आप जरा सही जवाब सोच करके बताइए। तो सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब आंसर बी होगा। इसका मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही इसका सही जवाब होगा। प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है, इसलिए प्रेसिपिटेशन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच रिड्यूसेज अ कंपाउंड, यानी वो कौन सा सब्सटेंस है जो किसी कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है। तो क्या वो हाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट है? तो नाम से समझ में आ रहा है उसका आंसर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सही जवाब के लिए हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं। हमें दिखा कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इसका मतलब वह एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिड्यूस करने के काम में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इन विच रिएक्शन डज द एडिशन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन या फिर रिमूवल दोनों होता है।
अगर केवल ऑक्सीजन का एडिशन होता तो ऑक्सीडेशन होता, ऑक्सीजन का रिमूवल होता तो रिडक्शन होता, लेकिन दोनों हो रहा है तो मे बी रिडॉक्स रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सही जवाब दे पा रहे होंगे हमारे साथ साथ, और मैच करते रहिए कि क्या आप हमारे साथ साथ सही जवाब दे पा रहे हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दिया गया और पूछा जा रहा है कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये स्ट्रक्चर को देख करके ही समझ में आ रहा है कि यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और सही जवाब आंसर बी होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आंसर नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान आपके सामने पहले भी हम बता चुके हैं, और ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन सी और डी में भी रिडॉक्स जैसी कंडीशंस हैं, लेकिन आपके पढ़ने के हिसाब से ऑप्शन बी सही आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि जो अभी पीछे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, यानी कि इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मतलब का ऑक्सीजन का रिमूवल, H2 से H2O ऑक्सीजन का एडिशन, इसलिए बी को बोला। इसमें और इसमें भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपका सबसे सही बी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन रिएक्शन? एक रिएक्शन दिया गया और कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा करेक्ट है। करेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर इस रिएक्शन को आप देखेंगे तो ZnO से क्या बन रहा है बेटा, Zn बन रहा है। CO से क्या बन रहा है, CO2, यानी कि ZnO से Zn ये रिड्यूज हो रहा है, CO से CO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका मतलब CO इज बीइंग ऑक्सीडाइज, ZnO इज बीइंग रिड्यूस्ड, यानी कि ऑप्शन सी एंड डी बोथ विल बी करेक्ट। इसमें दोनों ऑप्शन सही है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 के बाद 12 पे। विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज एन ऑड वन? ऑड मतलब जो थोड़ा डिफरेंट हो। चार ऑप्शन आपको दिए गए, कौन सा डिफरेंट लग रहा है? आप देखिए, ये कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड कॉम्बिनेशन है, सल्फर ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड कॉम्बिनेशन है। ये देखो सी नंबर का एक ये ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है कि ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ग्लूकोज को तोड़कर बना रहे, इसका मतलब ये जो आपको है ये थोड़ा सेपरेट यानी कि ऑड दिखाई दे रहा है, इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ इज द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड कैरीड आउट? डिकम्पोजिशन, अगर आप सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन कराते हैं तो कैसे होगा, किसके प्रेजेंस में होगा? इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के, सनलाइट के, या फिर वाटर के? आप बड़ी भली बात जानते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसका सही जवाब होगा सनलाइट, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में हम ये काम करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मूव करते हैं, विच मेटल कैन प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ टिन? टिन के कोरोजन को कौन सा मेटल प्रिवेंट कर सकता है? वह कौन सा मेटल है जो टिन के कोरोजन को प्रिवेंट कर सकता है? सोचिए, कॉपर, सिल्वर, लेड, जिंक। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है और आपका सही जवाब होगा जिंक, यानी कि जिंक क्या कर सकता है, इसको प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच गैस इज यूज्ड इन फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन? चिप्स कुरकुरा जो आप देखते होंगे उसके पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे कि वो ऑक्सीडाइज ना हो, वह ऑयली फैटी फूड सब्सटेंस एयर के कांटेक्ट में ना आए, ऑक्सीडाइज ना हो? क्या हीलियम भरी जाती है, नियॉन, या आर्गन, या फिर नाइट्रोजन? सोचिए वो किस गैस को हम फिल करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक इनर्ट एटमॉस्फेयर जनरेट करती है, इसलिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हम 16th पर चलते। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन? बहुत प्यारा सवाल है। लाइम वाटर मिल्की कब हो जाता है? जब CO2 गैस पास कराई जाती है। कहा गया व्हेन CO2 गैस इज पास्ड थ्रू इट, यानी कि अगर CO2 को हम लाइम वाटर से पास कराते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, यानी कि उसको कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज रिडॉक्स रिएक्शन? सही जानकारी आप रखिए अपने पास। सेलुलर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी होगा, यानी कि वह रिडॉक्स कहलाएगा। अब जरा सोचिए, क्या ये सही आपने सोचा या नहीं? A white precipitate will be formed if we add common salt solution to? बहुत प्यारा सवाल है, सोच के बताइए, देखता हूं क्या आंसर देते आप। कहा यह गया कि अगर कॉमन सॉल्ट के सॉल्यूशन को इनमें से किसमें मिला दिया जाए कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे, किसके साथ मिक्सिंग कराएं? ABCD 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जरा सोच के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको कैसा चाहिए, व्हाइट प्रेसिपिटेट चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचिए। आपको व्हाइट पीपीटी के लिए आंसर बी करेक्ट होगा। AgNO3 के साथ आप अगर इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट के साथ में अगर हम
इसका कॉमन सॉल्ट का ट्रीटमेंट कराएंगे तो AgNO3 प्लस NaCl और आप प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट इज कॉल्ड। कहा यह गया कि अगर किसी रिएक्टेंट से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं या रिडक्शन कहते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, सरल सा झंडू टाइप का सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये रिडक्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ। कहा गया कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, किस लॉ के तहत हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ स्पीड। वह कौन सा लॉ है जिसके अंतर्गत हम इसे बैलेंस करते हैं? तो आप बताइए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, उसके हम बेसिस पर इसे बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कहा गया कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक्सोथर्मिक है? इलेक्ट्रोलिसिस, एक्सोथर्मिक का मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें हीट बाहर निकलती है। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस क्या एक्सोथर्मिक है? सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है क्या वो एक्सोथर्मिक है? वो तो रिडॉक्स था। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर कन्वर्जन ऑफ लाइम स्टोन इनटू क्विक लाइम। लाइम स्टोन को अगर हम क्विक लाइम में कन्वर्ट करते हैं तो ये तो हीट देते हैं, ये इंडो हो गया, ये भी हमारा नहीं होगा, यानी कि ए और डी तो नहीं होगा। अब बी और सी में से कौन सा होगा? क्या फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक है? आप जरा सोच के देखिए, या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? आप आ जाइए, आंसर नंबर बी, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन ही एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, इससे हीट एनर्जी बाहर निकलती है रेस्पिरेशन के बाद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको इसमें एक्सोथर्मिक बताना है कि कौन सा एक्सोथर्मिक होगा, किसमें हीट बाहर निकल रही है। आइस को मेल्ट करते हैं तो क्या वो एक्सोथर्मिक है? KNO3 को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या वो एक्सोथर्मिक है? NaOH को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या वो एक्सोथर्मिक है? लैब में अगर आप गए होगे तो आपको पता होगा डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे तो हीट देना पड़ेगा, आइस को मेल्ट करोगे तो हीट देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी वाला इसका सही आंसर होगा, यानी कि आप NaOH को अगर वाटर में डालते हो तो हीट निकलती है, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर इज अ। डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब KNO3, अगर इसको पानी में मिलाते हो तो क्या होगा? पानी में मिलाने पर क्या वो ऑक्सीडेशन है, क्या वो रिडक्शन है, क्या वो एक्सोथर्मिक है या फिर इंडोथर्मिक है? क्या उसमें से हीट बाहर निकलेगी या हीट देना पड़ेगा? प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। सही आंसर के लिए आप जरा टिक करिए, कौन सा आंसर सही होगा। देखिए आंसर नंबर डी सही है, यानी कि वो इंडोथर्मिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम क्रोमेट रिएक्ट्स विथ बेरियम सल्फेट। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या होगा पोटेशियम क्रोमेट का मतलब ये हुआ कि K2CrO4 और बेरियम सल्फेट का मतलब BaSO4। ठीक है, आप जानते रहें, अगर इसके साथ हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो इसका जो आंसर आएगा उसमें कौन सा कलर आएगा? वो येलो आएगा, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हम येलो कलर का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। द रिएक्शन ऑफ जिंक डस्ट विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। कहा गया कि अगर जिंक डस्ट का ट्रीटमेंट कॉपर सल्फेट से करा दें तो वह किसका एग्जांपल होगा? क्या कॉम्बिनेशन होगा, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट? कुछ लोग सोच रहे होंगे जिंक डस्ट क्या है, और दूसरा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, इसका ट्रीटमेंट जिंक से कराने को कहा जा रहा है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट इज प्रेजेंट इन रिएक्टिविटी सीरीज इन अपर साइड, that's why zinc can displace copper and the product will be obtained as zinc SO4, यानी कि ZnSO4 प्लस कॉपर। आप जरा ये बताइए क्या यह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं? जी हाँ, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सही जवाब के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कहा गया कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यह कैसा रिएक्शन है? क्या कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या डीकम्पोजिशन है? बहुत सस्ता सा एकदम आसान सा सवाल है, आंसर होगा डी, यानी कि डीकम्पोजिशन। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 27 नंबर पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो बैलेंस नहीं है? यहां देखिए ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, और आपका सही जवाब होगा सी वाला कि ये बैलेंस नहीं है। आप देखिए सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, यहीं से पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज्ड
वाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय आप किस ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें लिखी बात को आप बदल नहीं सकते? क्या बैलेंसिंग के दौरान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल सकता है? क्या बैलेंसिंग के दौरान नंबर ऑफ एटम्स बदल सकते हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बदल सकते हैं, या मास ऑफ द रिएक्टेंट बदल सकता है? देखिए, आपको अगर देखा जाए तो इसमें से कौन सी चीज बदल सकती है बैलेंसिंग के दौरान और कौन सी नहीं बदल सकती? क्वेश्चन में पूछा गया वो कौन सी चीज है जिसको आप बदल नहीं सकते हो। तो नंबर ऑफ एटम तो बदल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बदल सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं बदल सकते? देखिए, इसके ऑप्शंस के आंसर की तरफ चलते हैं तो आंसर ए दे रहा है कि यानी कि उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आप उसे नहीं बदल सकते हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है। रिएक्टेंट के मास में बदलाव हो सकता है, क्योंकि रिएक्टेंट के मास में इसलिए बदलाव होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आगे अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बदलेंगे तो उससे रिएक्टेंट का मास बदल सकता है, यानी कि इसका सही जवाब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉपर ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स, कहा गया कि अगर कॉपर का हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो जो गैस बनेगी कौन सी बनेगी? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कौन सी बनेगी? सही आंसर होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कहा गया द कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल, इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो आपका थोड़ा चैप्टर से हट गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये 4th चैप्टर का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अगर आपने पढ़ा होगा। तो इसका सही जवाब होगा निकेल, यानी कि Na, यानी कि निकेल एक ऐसा कैटलिस्ट है जो इसके प्रिपरेशन में यूज होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। और अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चंस की स्लाइड सॉल्व कर रहे थे और ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए बेहतरीन होंगे और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे और अगली सीरीज में यानी कि लेवल 2 पर हम बात करेंगे और कुछ और अच्छे MCQ क्वेश्चंस पर चर्चाएं होंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।